आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती। जोरमथांगा और लालदुहोमा दोनों को जीत का भरोसा। मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जश्न मनाया। दिल्ली स्थित भाजपा का मुख्य कार्यालय भी इसमें पीछे नहीं रहा और यहां भी हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। विधानसभा चुनाव में इस प्रचंड जीत के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन वे लगातार कह रहे हैं कि उनके लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में महिलाओं ने भाजपा को खूब सारा आशीर्वाद दिया। वहीं भाजपा ही है जो युवाओं की आकांक्षाएं समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मतदाता लोभ लालच की घोषणाएं करना पसंद नहीं करता। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। पीएम मोदी ने नारी शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने ठाना है कि वे भाजपा का परचम लहराएंगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये सामान्य विजय नहीं है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पीएम मोदी पर किए गए कटाक्ष गांधी परिवार को महंगे पड़े। चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बधाई दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देश का भरोसा, मोदी की गारंटी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली जीत के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पीएम मोदी के लोकप्रियता की है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी करोड़ों जनता के हृदय के हार हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। ये विश्वास की जीत है जो बीजेपी को आज मिल रही है। राजस्थान में चुनाव परिणाम आने के बाद अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी हार को स्वीकार करते हुए इसे प्रत्याशित परिणाम बताया। राजस्थान में भाजपा की जीत को देखते हुए अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रात अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव में अपनी कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफा दे दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में लोगों के जनादेश को स्वीकार किया है और कांग्रेस राज्य में हार के कारणों की बारीकी से समीक्षा करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाना है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को आज चर्चा के बाद पारित किया जाना है। विधायी कामकाज के अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के मामले में आचार संहिता की रिपोर्ट भी लोकसभा में आज पेश होगी।
राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी दोनों सदनों में रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 4:15 बजे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पहुंचेंगे और राजकोट किले के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह के कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री तारकर्ली समुद्र तट, सिंधुदुर्ग से भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों के परिचालन प्रदर्शन को भी देखेंगे। आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास, मानवीय आपदा राहत आदि के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र आज भी होता है। आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करने, उनके योगदानों की सराहना करने का विशेष दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह के साथ प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दोपहर तक इस चक्रवात के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों से टकराने की संभावना है। इस तूफान के 5 दिसंबर को नेल्लूर और मचिलीपत्तनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। तूफान के प्रभाव से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में आज हल्की से मध्यम और कई जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यनम में आज और मंगलवार को अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश सरकार तूफान से फसलों के नुकसान को कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपेट और तिरुवल्लुर जिलों में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने आज चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक और वित्तीय संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। चक्रवात माइचोंग के तट के करीब पहुंचने के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। चेन्नई मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की टीमों ने शहर में भारी बारिश के बाद गंभीर जल जमाव के कारण पिरकनकरनई और पेरुम्बलूर के पास तांबरम क्षेत्र से लगभग 15 लोगों को बचाया। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने चक्रवाती तूफान मिचोंग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जानमाल की कोई हानि न हो और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को समय पर बाहर निकाल लिया जाए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में 21 टीमें तैनात की हैं और 8 अतिरिक्त टीमों को रिजर्व में रखा गया है। तटरक्षक सेना एवं नौसेना की बचाव एवं राहत टीमों के साथ साथ जहाजों और विमानों को भी तैयार रखा गया है। तमिलनाडु के खतरे के स्तर से ऊपर बह रहे पानी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बेसिन ब्रिज और व्यासरपाड़ी के बीच पुल नंबर 14 को निलंबित कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप आज डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से चलने वाली 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के कनलीबाग इलाके में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने के बाद यातायात सेवा फिर से शुरू हुई। भारत को शुक्रवार को सबसे अधिक मत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए फिर से चुना गया। परिषद का 2 वर्ष का कार्यकाल 2024 और 2025 होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ भारत का चुनाव किया गया है। इसके साथ ही देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में बरकरार है।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस एयरलाइन प्रबंधन और चालक दल के सदस्यों के बीच कुछ विवादों के संबंध में नियमों के कथित उल्लंघन के लिए भेजा गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध कर्ज जुलाई सितंबर तिमाही में 17% बढ़कर 6,174 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने बताया कि भूखंड अधिग्रहण के लिए वित्त जुटाने के क्रम में उस पर कर्ज बढ़ा है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने आवासीय वित्त कंपनी DHFL के लेखा परीक्षकों पर लगाए गए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के जुर्माने को बरकरार रखा है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि NFRA के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के कदाचार पर पिछली तारीख से कदम उठाने का अधिकार है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को अक्टूबर 2023 सितंबर 2024 सत्र में पेराई बढ़ने और अधिक उपज के कारण अपनी वृद्धि की तेज रफ्तार बने रहने की उम्मीद है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह अनुमान जताया है कि अपने कारोबार में वृद्धि के साथ ही कंपनी उपयुक्त अधिग्रहण के अवसर भी तलाश रही है। भारतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में अल्पकालिक ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार संतोषजनक होने के आधार पर यह अनुमान जताया है। RBI ने अपनी पिछली 4 द्विमासिक समीक्षाओं में नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। RBI ने आखिरी बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया था। थिंक टैंक GTRI ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत को दुबई में चल रहे वैश्विक व्यापार और जलवायु परिवर्तन वार्ता में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि निर्यात और आयात वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। COP28 में आज वैश्विक व्यापार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों पर चर्चा की जाएगी। विश्व व्यापार संगठन व्यापार दिवस कार्यक्रम का सह नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने हवाई अड्डे पर खड़े रहने वाले विमानों के लिए एयरलाइंस से अधिक शुल्क वसूलने की योजना बनाई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि उड़ान न भर रहे विमान उपलब्ध पार्किंग स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हवाई अड्डे की समग्र परिचालन दक्षता प्रभावित होती है। तकनीकी और अन्य कारणों से विमानों के सेवा में नहीं होने के मामले बढ़ रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अपना विदेशी कारोबार बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान गांधीनगर स्थित गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। इजराइल की सेना अक्टूबर के अंत में शुरू हुए जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से अब तक गाजा पट्टी में 800 से अधिक सुरंगों का पता लगाने का दावा कर रही है। IDF के अनुसार इनमें से लगभग 500 सुरंगों को पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया है। इनमें से कई सुरंगें हमास की रणनीतिक के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है। IDF ने कहा कि ये सुरंग नागरिक क्षेत्रों में अक्सर शैक्षणिक संस्थानों, किंडरगार्टन, मस्जिदों और खेल के मैदानों के पास या अंदर होते हैं। कुछ मामलों में IDF सैनिकों को कथित तौर पर इन सुरंगों के अंदर हमास से संबंधित हथियार मिले हैं। वहीं इजराइल ने गाजा में हवाई हमले में शाटी बटालियन के हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है।
सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कमांडर हाथम खुआजारी ने आतंकवादियों को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में छापे मारने का निर्देश दिया था। साथ ही खुआजारी ने पिछले महीने गाजा के शाती क्षेत्र में भी लड़ाई का नेतृत्व किया था। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपने जमीनी अभियानों का विस्तार करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इजरायली रक्षा बल पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों के खिलाफ जमीनी अभियान फिर से शुरू कर रहा है। डेनियल हगारी ने कहा कि हमास के आतंकवादी मुख्यालय, हथियार निर्माण सुविधाओं, आतंकवादी सुरंगों और रॉकेट लॉन्च करने वाली जगहों के खिलाफ हवाई हमले ने जमीनी कार्रवाई के खिलाफ उत्पन्न खतरों को सीमित किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, हम अपने क्षेत्र के खिलाफ मौजूद किसी भी खतरे पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। पेरू में कल एक खदान पर हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हुए। हमलावरों ने विस्फोटक के साथ पोडेरोसा खदान पर हमला किया। घायलों में 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 3 को मामूली चोटें आई हैं। हमले के बाद हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। घटना के बाद कंपनी ने एक बयान में कहा, यह दुखद घटनाएं अलग अलग नहीं हो रही हैं, यह सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थितियों में गिरावट का परिणाम है। वहीं आपराधिक संगठन रिनफोक द्वारा दी गई सुरक्षा कारणों अवैध खनन में तेजी से वृद्धि हुई है। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत लानाओ डेल सुर के मरावी शहर स्थित विश्वविद्यालय में कल प्रार्थना सभा के दौरान बम धमाके में 4 लोगों की मौत और 50 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद फिलीपींस की सेना और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हमले की निंदा की है। तंजानिया में भीषण बाढ़ के कारण तबाही देखने को मिली है। उत्तरी तंजानिया में बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 85 अन्य लोग घायल हो गए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जेनेथ मायांजा ने कहा कि शनिवार को भारी बारिश के तंजानिया का कटेक्ष शहर प्रभावित हुआ है। तंजानिया के मान्यारा क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने सुरक्षा एजेंसियों, स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य संबंधित निकायों को अधिक मौतों को रोकने के लिए चल रहे खोज और बचाव प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ ने सड़कों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया है और पूर्वी अफ्रीका में शहर जलमग्न हो गए हैं, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए। एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस की गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। खेरसॉन शहर के पूर्व में सदोव गांव में गोलीबारी की गई। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेक्जेंडर प्रोकुडिन ने कहा कि खेरसॉन शहर में गोलीबारी में एक आवासीय इमारत पर हमला किया गया। इस हमले में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को चोटें आई हैं। न्यूयॉर्क के क्वींस में एक घर में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर 2 बच्चों सहित अपने 4 रिश्तेदारों की हत्या कर दी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग ने कहा कि एक लड़की ने पुलिस को फोन कर इस वारदात की जानकारी दी। लड़की ने कहा कि उसका चचेरा भाई उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर रहा है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे 2 पुलिस अधिकारियों को भी 38 वर्षीय संदिग्ध ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद एक अधिकारी ने उसे एक गोली मार दी, जिससे हमलावर की मौत हो गई। टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। चौथे मैच में ही टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली थी और 5वें मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली युवा टीम ने शानदार फिनिशिंग टच लगाया।
बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और श्रेयस अय्यर की 53 रनों की पारी के दम पर 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेन डॉर्फ और जेसन बेहनडॉफ ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद एक बार फिर तेज शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार विकेट गंवाती रही और 8 विकेट खोकर 154 रन भी बना सकी। यूरोप की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो 2024 के लिए ड्रॉ सामने आ गए हैं, जहां मेजबान जर्मनी की टीम ग्रुप ए में है। जर्मनी की टीम प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम से भिड़ेगी। प्रतियोगिता की शुरुआत 14 जून से होगी, जबकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं यूरो 2020 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड की टीम प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत 16 जून को सर्बिया के खिलाफ खेलकर करेगी। गत विजेता इटली की टीम स्पेन, क्रोएशिया और अल्बानिया के साथ ग्रुप बी में मौजूद है। न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच सेंट जेम्स पार्क में खेले गए मुकाबले को न्यूकासल यूनाइटेड ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रीमियर लीग के इस सीजन की यह छठी हार रही। न्यूकासल की ओर से एंथोनी गॉर्डन ने एकमात्र गोल किया और यह गोल खेल के 55वें मिनट में आया। न्यूकासल की मैनचेस्टर यूनाइटेड पर यह लगातार तीसरी जीत रही। आर्सेनल की टीम ने प्रीमियर लीग के मुकाबले में वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल की ओर से बुकायो साका ने खेल के 6ठे मिनट में गोल किया, जबकि डेगार्ड ने 13वें मिनट में गोल दागा। बर्नले की टीम ने शेफील्ड यूनाइटेड की टीम को 5-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की। जेरेड रोड्रिगेज ने बर्नले की ओर से खेल शुरू होने के महज 15 सेकंड के अंदर गोल दाग टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। जर्मनी की टीम ने फ्रांस को पेनल्टीज में हराकर अंडर 17 विश्व कप का फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही, जिसके बाद मुकाबला पेनल्टीज में गया, जहां जर्मनी ने जीत हासिल की। बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल तहलका मचा रही है। 3 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ रुपए के पार की कमाई कर ली है। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ के साथ खाता खोला था। एनिमल में बॉबी देओल के किरदार की खासी चर्चा हो रही है। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में एक भी लाइन न होने पर उन्हें हैरानी हुई थी और उन्होंने इस किरदार के लिए 1 महीने सांकेतिक भाषा सीखी थी। अपने बयानों से आदि पुरुष पर विवाद खड़ा करने के लगभग 6 महीने बाद गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने फिल्म के लिए लिखे अपने डायलॉग्स के लिए सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि हम बहक गए और हमें यह एहसास नहीं हुआ कि लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स दिनेश फडणीस की तबीयत खराब है और वह वेंटिलेटर पर है। उनके करीबी दोस्त और सीआईडी में दया का रोल निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने अब दोस्त दिनेश फडणवीस के बारे में बताया है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। बॉलीवुड फिल्मों के कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने शादी कर ली। इसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें वह अपनी दुल्हनिया रिया किशन चंदानी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर सलमान खान भी पहुंचे, जिन्होंने कपल को आशीर्वाद दिया। फिल्म काइवा अब 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म के निर्देशक जय तीर्थ हैं, जिसमें धनवीर राह और मेघा शेट्टी मुख्य भूमिका में किरदार निभा रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।